नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डीडी 30 में। पहला प्रश्न आपके सामने है। टॉपिक आज का है उत्तर प्रदेश में शिक्षा। शिक्षा का मतलब केवल प्राइमरी एजुकेशन नहीं, शिक्षा का मतलब है टेक्निकल और सारी मेडिकल शिक्षा। पहला प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कानपुर में स्थित है। और दूसरा है कि इसको 2002 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न का जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये लखनऊ में स्थित है। और दूसरा, ये 2002 में दर्जा दिया गया विश्वविद्यालय का, ये सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। इंग्लिश मीडियम वालों का कल इधर कट गया था तो कई लोगों ने शिकायत की उसमें, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो कल कैमरे पे हम लोगों ने किया था, तो ऐसा उसमें थोड़ा सा कटा था। 1911 में यह स्थापित हुआ था केजीएमसी। कब हुआ था? 1911 में। लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य, क्या क्या बताया जाए, है ना, ये सब आप जानते हैं, इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ। वर्तमान में दंत निकाय सहित इसमें 46 विभाग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये यूनिवर्सिटी है, तो जितने भी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं इसी के अंडर में आते हैं। अगला जो प्रश्न है, कॉलेज और अवस्थिति। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज बलिया, सैफई स्पोर्ट कॉलेज इटावा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग रूरल टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। कौन सा अशुमेलित है? सही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज, ये बलिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गोरखपुर में है। ये जो है ये गोरखपुर में है, ये गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये गोरखपुर में है। बाकी सब सही है, उनका सन भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये पूछे जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ में स्थित है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान गोरखपुर में स्थित है। बताइए। मैच मेकिंग के प्रश्न यहाँ से ज्यादा आते हैं। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये भी लखनऊ में है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, मदन मोहन मालवीय कॉलेज गोरखपुर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अमेठी, फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये रायबरेली, ये आपके सामने दिए हैं। एक सुमेलित नहीं है कोई इनमें से, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड टेक्नोलॉजी ये अमेठी में नहीं है। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये लखनऊ में स्थित है, याद कर लीजिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कहां पर स्थित है? लखनऊ में। अगला जो प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कानपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? कब ये एस्टेब्लिश किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप दें। और इसकी स्थापना बहुत पहले नहीं हुई है, लेकिन काफी साल हो गए हैं, लगभग 25 साल हो गए हैं। 96-97 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। और ये पूछा जाता है, ये डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है कहाँ? तो कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय का नाम बदलकर दीनदयाल प्राविधिक विश्वविद्यालय कर दिया। क्या ये सही है? पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, मदन मोहन मालवीय कॉलेज गोरखपुर को 2013 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया। और ये राज्य का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय है, राज्य का ये सेकेंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, दूसरा। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय किया गया था। तो ये ध्यान रखिए, आप यूपी में रह रहे हैं, यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पहला गलत है, दूसरा यहाँ पर सही है। जो मदन मोहन मालवीय कॉलेज गोरखपुर का है उसको दूसरी यूनिवर्सिटी बनाया गया, ठीक है। 2013 में ये विश्वविद्यालय का दर्जा इसको दिया गया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के पूर्व 4 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। और स्वतंत्रता के बाद दूसरा स्टेटमेंट है, 1950 में आगरा में दयाल बाग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि केवल एक कॉलेज हुआ करता था, रुड़की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, वही हुआ करता था। और दूसरा जो 1950 में आगरा में की गई थी स्थापना दयाल बाग में इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सही है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगरा वैसे यूपी में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है ना। मुगल काल में आप देखिए कितनी इसकी वैल्यू थी। तो पूरा इतिहास में देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण रहा ही है पूरा, इसीलिए ताजमहल भी देखिए वहीं पर है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का विकलांग विश्वविद्यालय है? जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट 2001 दिया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, और तीसरा है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर 96-97। तो ये सभी के सभी जो है वो विकलांग विश्वविद्यालय हैं कि नहीं है, यही चेक करना है आपको, क्योंकि डी ऑप्शन ये दिया हुआ है।
उत्तर दीजिए इसका। और इसका सही उत्तर यही हो जाएगा डी, क्योंकि ये सभी के सभी विश्वविद्यालय विकलांग वाले हैं और इनका जो एस्टेब्लिश होने का ईयर दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा उत्तर प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी संख्या आपसे पूछ लेता है। ठीक है, बीएचयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, और ये उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद। तो ये सब जो ऊपर तीनों दिए हुए हैं ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे जब उत्तर प्रदेश का राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय दिया हुआ है तो ये वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये हमारे स्टेट की यूनिवर्सिटी है, वो भी ओपन यूनिवर्सिटी है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इलाहाबाद के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये भी बीएचयू भी है, एयू है इलाहाबाद, अलीगढ़ है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय जरा उनकी संख्या बताइएगा, है ना, कोई टाइप कर देगा तो और अच्छा रहेगा, ग्रुप में जरा चर्चा भी कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1999 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा उत्तर प्रदेश का निजी विश्वविद्यालय नहीं है? एमआईटी, यानी एमआईटी जो जिसको बोलते हैं नोएडा गौतम बुद्ध नगर में 2005, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, और महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। कौन सा निजी विश्वविद्यालय इसमें नहीं है ये आपको बताना है, नाम से भी आप पकड़ सकते हैं। एमआईटी, तीर्थंकर और नोएडा इंटरनेशनल ये सब निजी है। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय जो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है ये निजी विश्वविद्यालय नहीं है, ये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटी उसमें आता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद की स्थापना किस सन में की गई थी? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, किस सन में की गई थी? फैक्चुअल बिल्कुल प्रश्न है। तो उच्च शिक्षा का नियंत्रण और निर्देशन करने के लिए 1972 में इसकी स्थापना की गई थी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ हुआ कब हुआ था? ये तो प्रश्न पूछा भी गया है, शायद कई बार पूछा गया है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये जो योजना है ये प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए शिक्षा और खेल कूद संबंधी सामग्री जो है वो प्रदान करती है, और 1987-88 की बात है ये शुरू की गई थी। तो 88 यहाँ पे नहीं दिया है, 87-88 में हुआ तो 87 आप कर सकते हैं, 88 दिया होगा तो वो भी आप मार सकते हैं, ठीक है ना। तो 87 है, इसलिए इनमें से कोई नहीं मत टिक कीजिएगा, 87-88 में हुआ था। ये सब आंसर करना सीखिए, हर क्वेश्चन गलत आप नहीं साबित कर सकते हैं, आपको पास करने जाना है ना कि आयोग के खिलाफ मुकदमा करने जाना है। कई लोग बस ये करने लगते हैं कि 5 क्वेश्चन सर गलत पूछे, अरे जो 145 सही पूछे उसको सही करिए, 12 जो गलत पूछे ठीक है, 15 गलत पूछे, 135 में तो अच्छा करके आइए, फिर जो गलत सही हुआ है उसका निर्णय बाद में, वो तो ठीक है, आयोग गलत कर रहा है तो वो गलत है, उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सही हो सकते हैं उनको सही करने का प्रयास करिए। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में साक्षर भारत मिशन को लागू किया गया था, कब लागू किया गया? डेट तक पूछी जा सकती है आपसे। तो 2009 की बात है, 1 अक्टूबर 2009 को मिशन ये लागू किया गया। 80% करना साक्षरता इसका लक्ष्य था, अब तो 100% की बात होती है, उस समय 80% साक्षरता का लक्ष्य इसमें रखा गया था। लिंग असमानता को भी हटा के 10% करने की बात की गई थी कि लड़के लड़कियों में जो भेद होता है वो भी समाप्त हो जाए। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना 1997 में शुरू की गई थी, और दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर उपलब्ध कराना था। तो पहला और दूसरा बताइए। दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई गलत बात है नहीं, लेकिन जो शिक्षा मित्र योजना है ये 2000-2001 में शुरू की गई थी, ठीक है, तो ये पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा प्रश्न, ये सब पूछा हुआ प्रश्न, ऐसे प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं आपसे। असुमेलित योजना, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी, राजकीय शिशु प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान बरेली, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर इलाहाबाद। बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है या असुमेलित है? तो जो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान यहाँ पर बरेली दिया हुआ है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में, कहाँ पर है? इलाहाबाद में, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बरेली में ये नहीं है, ये इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? संस्थान और स्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज, राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन प्रयागराज। अब कोई एक हो सकता है कि इसमें सुमेलित हो सकता है तीनों सुमेलित हो, बताइए। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि ये सब प्रयागराज में, याद कर लीजिए, याद करने के उद्देश्य से इसको यहाँ पर लिखा गया है। राज्य विज्ञान, राज्य शिक्षा, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज सब यहीं पे प्रयागराज में है।
प्रयागराज वैसे भी विद्या की भूमि है, माँ सरस्वती का वहाँ पे बहुत मतलब उनकी कृपा रही है। लेकिन अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है, व्यावसायिक गतिविधियों के कारण सब बदल रहा है। तो एक समय था, वास्तव में पवित्र भूमि तो वही है ना, तीर्थराज प्रयाग। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के अनुसार एक राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना, है ना? तो ये जो की गई थी, हायर एजुकेशन काउंसिल स्टेट लेवल पे जो बनाई गई थी, किस सन में की गई थी? 17 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बढ़िया प्रश्न है। तो ये जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 25 मई 1995 को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कुछ फैक्ट रख लीजिए, ठीक है? और उच्चतर माध्यमिक स्तर की संस्कृत शिक्षा हेतु संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, ये भी जान लीजिए। संस्कृत की स्थिति बस आयोग में ही सही लग रही है, बाकी तो कहीं सही नहीं दिखती है। वह यूपीएससी और यूपीपीएससी में मार्क्स मिल जाते हैं, सिलेक्शन दिला देती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है। और जो लोग बेसिक शिक्षा में टीचर हैं, वो इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये प्रश्न तो उनसे कभी भी पूछा जा सकता है। पूछ लेते हैं, फैक्चुअल प्रश्न भी पूछ लेते हैं। बेसिक कहाँ पढ़ा रहे हैं? परिषदीय विद्यालय में बेसिक एजुकेशन हम दे रहे हैं, 5th तक, या आप जूनियर में भी हो सकते हैं। तो बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? 25 जुलाई 1972 को इसका गठन किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना? प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए जुलाई 2011 में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली भी लागू की गई। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1972 तक शिक्षा निदेशक के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्रशिक्षण स्तर की शिक्षा संचालित थी। और दूसरा है कि वर्ष 1975 में शिक्षा निदेशालय के विभाजन का निर्णय शासन स्तर पर किया गया। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। 72 तक ऐसा था। अगर 72 तक था तो 75 में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण किया गया था। यहाँ पर विभाजन का निर्णय नहीं लिया गया था, है ना? शिक्षा निदेशालय के विभाजन नहीं, 1975 में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण कर दिया गया था, है ना? तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कमीशन के आधार पर विश्वविद्यालय, यहाँ पे विद्यालय लिखा हुआ है लेकिन विद्यालय होगा, यहाँ पे खैर यूनिवर्सिटी सही है, यूनिवर्सिटी लेवल। तो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अलग किया गया। कौन सा कमीशन था, उसके आधार पर ऐसा किया गया था, है ना? कौन सी समिति थी, उसके आधार पर किया गया था। तो 1858 की बात है, आजाद तो भारत उसके 100 साल बाद हुआ है, 90 साल बाद। केंद्र सरकार ने एक मेयोर सेंटर कॉलेज इलाहाबाद के अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्था ब्रिटिश शासकों के द्वारा जो प्रारंभ की गई थी, तो उसी में प्राथमिक स्तर के से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का संचालन करने का अधिकार उस समय इसी को दिया गया था। 1917 में क्या हुआ, एक सैंडलर कमीशन आया और सैंडलर कमीशन ने क्या किया, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अलग करने का प्रावधान किया। 1917 का है, ये डेट भी पूछी जाती है, मतलब सन पूछा जाता है। और 31 मार्च 1923 तक मेयर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा को छोड़कर शेष को इससे अलग कर दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिए ये कब आया था। चलिए करंट के प्रश्नों को देखते हैं। जुलाई 2021 में G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की वार्ता का आयोजन किया गया। कहां पर यह आयोजन किया गया? तो ये वार्ता नेपाल्स में आयोजित हुई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर देते रहिए आप लोग। 22 और 23 जुलाई को हुई। रूस और अमेरिका में जंगल की आग और पश्चिमी यूरोप के विनाशकारी हिस्सों में भयंकर बाढ़ के साथ 20 देशों के समूह के ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री इटली के नेपल्स में बातचीत कर रहे हैं, यानी किए। आज 22-23 तारीख ही है ना, 23 तारीख है ना, इसीलिए। और इनका जो विषय है वो विशेष रूप से कपड़ा और फैशन क्षेत्रों में परिपथ जो अर्थव्यवस्थाएं हैं तो उनको बढ़ावा देना, और परिपक्व यहाँ पे होना चाहिए, परिपत्र नहीं। जैव विविधता और महासागरों का संरक्षण और वित्तीय प्रणाली को फिर से संगठित करने, सतत विकास को बढ़ावा देने का ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, बाकी ये कार्यक्रम है 2021 में होने वाले जो वैश्विक कार्यक्रम है उसमें एक यूएनएफसी कोप 26, सीबीडी कोप 15 और यूएनसीसीडी कोप 15 ये आयोजित होना है। तो इनके बारे में भी जानते रहिएगा, जब करंट में सब आएंगे न्यूज में तो हम लोग पढ़ लेंगे। अगला जो प्रश्न है, द स्ट्रेंजर इन द मिरर, ये आत्मकथा किसकी है? किसकी है? फिल्म निर्माता की है ये, खैर इसमें सारी वही दिए हुए हैं। तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो है, इन्होंने अभी क्या किया है, द स्ट्रेंजर इन द मिरर, ये इनकी क्या है, आत्मकथा है, आत्मकथा। और प्रसिद्ध लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ ये पुस्तक लिखा है उन्होंने। रीता राम गुप्ता, रीता राममूर्ति गुप्ता, रूपा पब्लिकेशन ने इसको छापा है।
तो रीता राममूर्ति गुप्ता का नाम भी याद रखिएगा, को राइटर है इसके। गिरा साराभाई जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो संबंधित थी किससे? तो गिरा साराभाई जो संबंधित थी, उनका संबंध था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से। उनका भी निधन हो गया है और ये इसकी सह संस्थापक भी थी और डिजाइन शिक्षा की अग्रदूत ये मानी जाती है। बहुत लोग डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं ना, फैशन डिजाइनिंग ये सब। और इनकी बेटी और साराभाई, मतलब ये साराभाई उद्योगपति अंबालाल साराभाई की बेटी थी और डॉक्टर विक्रम साराभाई की बहन थी, विक्रम साराभाई। तो ये छोटी मोटी नहीं थी। किनकी बेटी? अंबालाल साराभाई जो थे उनकी बेटी और डॉक्टर विक्रम साराभाई की ये बहन थी। कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल की भी स्थापना इन्होंने की थी। एक प्रश्न हमने कल डिस्कस किया था ना। और वास्तुकार और डिजाइनर फ्रैंक लॉयड राइट के साथ एरिजोना के प्रसिद्ध टॉलिसन वेस्ट स्टूडियो में इन्होंने क्या किया था, मतलब ट्रेनिंग प्राप्त की थी, प्रशिक्षित इनको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, पल्ले को पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक के लेखक, आप देखिए दो दो पुस्तक आ गई, तो इसके लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यालवंचरी शिवाजी, यालवंचरी शिवाजी इसके लेखक हैं। और अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, है ना, तो ये पूर्व सांसद है यालवंचरी शिवाजी, इन्होंने इसको लिखा है। तो इसका क्या किया, विमोचन किया है। इसका विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है, इसलिए पुस्तक इंपॉर्टेंट हो गई, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण भारत कृषि पर आधारित है ये पुस्तक, इस मुद्दे पर है। और गांव और कृषि आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और हमें अपने गांव के ग्राम स्वराज के बारे में सोचना चाहिए और इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में बान की मून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बिल्कुल सही बात है, चुना गया है, ये चर्चा में इसी कारण से आए हैं। बान की मून संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव थे। बान की जो मून थे, ये महासचिव के तौर पर तो इन्होंने काम किया है ना। और ये कितने क्रम के ये महासचिव थे, दूसरे थे या नहीं थे, ये आपको चेक करना पड़ेगा। बताइए, सोच कर बताइएगा, अगर आपने लिस्ट देखी होगी तो बताइए। ये दूसरे नहीं थे, शुरुआती दौर में तो आप लिस्ट कम से कम शुरू के नाम याद है, आठवें थे। आठवें भले ना याद हो, लेकिन इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन जो मेथड होता है, एलिमिनेट जब आप करते हैं तो आपको ना आते हुए आंसर निकल आता है। तो आपको भले नहीं याद है ये आठवें थे, लेकिन दूसरे नहीं थे ये तो पता है ना, तो इसको हटाइए, विश्वास रखिए अपने पे, ठीक है। तो ये आठवें थे, आठवें महासचिव थे, ठीक है। और 77 वर्ष के अभी हैं ये, दक्षिण कोरियाई राजनेता और राजनयिक। और 2017 से नैतिकता आयोग के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे और फिर से इनको 4 वर्ष के लिए चुन लिया गया। कुछ लोग होते हैं जब पद पे बैठते हैं तो वो जल्दी छोड़ते ही नहीं, इतने अच्छे होते हैं कि और लोग उतने अच्छे नहीं मिलते। क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को 2021 से 25 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन सा भारतीय, क्या नाम है उनका? तो यह है रश्मि रंजन दास। रश्मि रंजन दास, है ना, वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव है। आप लोग भी पहुंच सकते हैं वहां पर। 2021 से 2025 तक की अवधि के लिए इनको यूएन टैक्स कमेटी में मेंबर चुना गया है। रश्मि रंजन दास, याद रखिए, रश्मि रंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया, कहां पर खोला गया? 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, और ये खोला गया है कहां पे? उत्तर दीजिए, एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में ऐसा किया गया है। और ये एम्स्टर्डम शहर में ये ऑडेजिट्स आर्ट्सटर वर्गवाल नहर है वहां पर इसको खोला गया है। और इस पुल के उद्घाटन समारोह में नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा ने भी भाग लिया था। नाम देखिए, मैक्सिमा, मैक्सिमा वॉच हम लोग पहनते हैं ना, वो वाली। और इस पुल की लंबाई लगभग 40 फीट है। ये पुल भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है, ठीक है ना, ये चर्चा में जब आता है तभी इसको पूछा जाता है। और 4 रोबोट की मदद से पूरी प्रिंटिंग की प्रक्रिया में सिर्फ 6 महीने लगे हैं, 6 महीने में पूरा हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को अपनी मंजूरी दी है? तो ये लद्दाख में दी है। कहां पर दी है? लद्दाख में। नया बना है इस कारण से इंपॉर्टेंट है, बाकी तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनते रहते हैं। 750 करोड़ रुपए लागत से 4 साल में ये पहला चरण इसका पूरा होगा, वहां पर ये स्टार्ट होगा और उच्च शिक्षा वहां पर बढ़ेगी लद्दाख में, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज गुरु पूर्णिमा है, तो मैं अपने समस्त गुरुओं को नमन करता हूँ। आप लोग भी उन गुरुओं के प्रति थैंकफुल होइए जिन्होंने आपको इस सीढ़ी तक, इस मुकाम तक पहुंचाया है। बाकी आप लोग होशियार हैं, आप लोग बड़े हो गए हैं और सब जानते हैं, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और देखिए मैं रोज बताना भूल जाता हूँ, टेस्ट सीरीज वगैरह जो प्रोग्राम है वो चल रहे हैं, हमारी टीम हमसे कहती है कि बताया करिए, मैं भूल जाता हूँ। तो वो यूपीपीसीएस और आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोग उसको अगर ज्वाइन करना चाहें या कोई जो है ज्वाइन करना चाहे तो उसको जानकारी दे सकते हैं, है ना। और मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों का जो लोग अपने स्टेटस पे इस वीडियो को लगाते हैं, नाम भी मैं यहाँ पे लेता हूँ क्योंकि कोई इसमें दो राय नहीं है, वो एक ही नाम है, रिंकी। रिंकी रोज ये वीडियो को उठा के अपने स्टेटस पे लगाती है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मौका पड़ा तो मैं सब डेली 30 बंद कर दूंगा, लेकिन उनके एक लोगों के लिए मैं डेली 30 चलाऊंगा, क्योंकि जो मेरा सपोर्ट कर रहा है मैं उसके लिए हमेशा हाजिर। मैंने बहुत बार कहा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट का किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डेली 30 बंद होने जा रहा है, लेकिन रिंकी के लिए मुझे 5 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, तो रिंकी को मैं फोन पे ऐसे फोन करूंगा रिंकी को और कह दूंगा लो सुनो मैं पढ़े दे रहा हूँ, वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि रिंकी ऐसा कर रही है मेरे लिए। मेरी ये सोच है, मैं बता रहा हूँ, ये सोच है मेरी। अगला जो प्रश्न है, अफगानिस्तान पर ट्रोइका प्लस बैठक में पहली बार भारत को किस देश ने आमंत्रित किया? किस देश ने आमंत्रित किया? तो अफगानिस्तान पर ट्रोइका प्लस बैठक में पहली बार भारत को किस देश ने आमंत्रित किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस देश ने? रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने पहली बार भारत को ये आमंत्रित किया है। और इस बैठक का उद्देश्य, हाँ ये मत सोचिएगा स्टेटस पे लगाना कोई बात होता है, सपोर्ट की बात होती है। बात स्टेटस पे लगाने की नहीं, स्टेटस पे तो आप बहुत सारे हीरो हीरोइन की फोटो बहुत सारे लोग लगाया करते हैं, शेरो शायरी एक से एक आया करती है, दिल टूटा तो क्या चीज है, हम पत्थर से भी मजबूत हैं, चिकनी मिट्टी के घड़े हम लोंदे हैं, पता नहीं क्या क्या सब लगा करता है। तो सपोर्ट की बात होती है। कई बार लोग वास्तव में मतलब इतना सपोर्ट करना चाहते हैं, करते हैं, बाकी क्या होगा कैसे होगा ये नहीं पता, लेकिन सपोर्ट की बात होती है। और बाकी सैरो शायरी मैं पढ़ा करता हूँ, सबका स्टेटस मैं भी देखा करता हूँ, कभी कभी मेरी भी नजर जाती है, कभी कभी का अक्सर जब वो खुला रहता है ऐसा रखा रहता है, मैं देखा करता हूँ, खाना खा रहा हूँ तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो रूस में ने पहली बार भारत को अफगानिस्तान पर रूस अमेरिका चीन ट्रोइका प्लस बैठक में आमंत्रित किया। रूस अमेरिका चीन, ये तीन की बैठक, इसमें रूस ने आमंत्रित कर लिया भारत को भी। उद्देश्य क्या था? तालिबान की भूमिका और देश के भविष्य पर चर्चा करना। ईरान को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट थी। इस बैठक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों के भाग लेने की भी उम्मीद है, मतलब ऐसी रिपोर्ट है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है आगे। चेकमेट, अंतिम प्रश्न है। चेकमेट स्टील्थ लड़ाकू विमान जो हाल ही में सुर्खियां बटोर रहा था, किस देश से संबंधित है? चेकमेट, चेकमेट जो स्टील्थ लड़ाकू विमान है ये रूस से संबंधित है ना। और ये स्टील्थ है यानी कि ये सामने वाले इसको ढूंढ ही नहीं पाएंगे, यही तो स्टील टेक्नोलॉजी होती है, खुद को गायब कर लेता है, गायब करने में सक्षम है, डिसअपियर लगेगा है ही नहीं है। और इस 5वीं पीढ़ी का जो ये हल्का सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है, इसका भी अनावरण किया गया था राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। ठीक है ना, तो ये रूस का है, रूसी विमान है, और ये 1500 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज और 7 टन हथियार उड़ाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये आज का डे 30 समाप्त हुआ। और एक टेस्ट होगा ही आप लोगों का 25 आज 23 है, 25 तारीख को टेस्ट आप लोगों का है, परसों संडे को। तो आप लोग अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। और मैं जिन्होंने 3 बार टॉप किया है उनको मैंने वादा किया था कि मैं वो उनको एक सब्सक्रिप्शन फ्री दूंगा। दुर्भाग्य ये है, मैं मतलब वादा से मैं नहीं मुकर रहा हूँ, लेकिन अब देखिए क्या होता है। और इसको मैं डिसाइड यही है, टीम के द्वारा तो यही डिसाइड किया गया है कि अब आगे चलेगा नहीं, तो जो भी होगा ठीक है। लेकिन एक्चुअली मेरी जो इच्छा रहती है, मैं दिली अपनी इच्छा बताऊं, मैं डेली 30 कभी नहीं बंद करना चाहता, ये मेरा बड़ा स्वप्निल प्रोग्राम है। स्वप्निल प्रोग्राम का मतलब समझते हैं, जैसे आप आईएएस बनने का सपना देखते हैं, सेलेक्ट होने का, तो ऐसे में इस प्रोग्राम के बारे में भी मेरे सपने हैं। लेकिन होता है ना कई बार, क्या बताऊं, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।